स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। आज इस वीडियो के माध्यम से क्या देखेंगे, जो आपका 11th जेपीएससी आने वाला है, तो 11th जेपीएससी में इतिहास जो है, इतिहास कैसे पढ़े। अब इसमें केवल इतिहास का ही चर्चा क्यों करेंगे, दरअसल आज से बिफोर मतलब कल एक वीडियो अपलोड किए थे, उसमें से जेपीएससी का सिलेबस के बारे में बताए थे, पीटी में क्या पढ़ना, मेंस में क्या पढ़ना है और इंटरव्यू में क्या पढ़ना है। अब हम पीटी में जो पेपर 2 है, पेपर 1 है और पेपर 2 है, तो पेपर 1 में क्या है कि आपका सेंट्रल लेवल का जीएस है और पेपर 2 में जो है वो झारखंड लेवल का जीएस है। दोनों में 100 करके प्रश्न है। तो इसमें से क्या है, पेपर 1 में आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा 15 प्रश्न, पॉलिटी से 10 है, ज्योग्राफी से 10, इकोनॉमिक्स से 10 और आपका जो मिसलेनियस है, जिसको लोग विविध भी कहते हैं, मिसलेनियस से 15 प्रश्न है, करंट अफेयर्स से 15 प्रश्न है, झारखंड भी उसमें 10 प्रश्न है और साथ ही साइंस और जो टेक्नोलॉजी है इससे आपका 15 प्रश्न है। तो इनमें से हम लोगों को क्या करना है, रिजल्ट हो क्यों, रिजल्ट कैसे होगा, जब आप एक रणनीति बनाएंगे तो रणनीति सबसे पहले ये जानना होता है कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हम कल बता चुके हैं, अब एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज इसमें दिखाएंगे कि इतिहास आपको कैसे पढ़ना है, बस केवल इतिहास कैसे पढ़ना है, केवल इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिससे हम ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, फिर पॉलिटिकल बताएंगे, फिर इकोनॉमिक्स बताएंगे। तो इस तरह से 4-5 वीडियो में सिलेबस को आप बारीकी से समझ लेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि इतिहास कैसे पढ़ना है। और इतिहास से अगर 15 प्रश्न पूछा गया, 15 प्रश्न 7 to 10th जेपीएससी में पूछा गया तो कैसा पूछा गया आप देख सकते हैं। बहुत ही मेहनत से मैंने 1 से लेकर 15 प्रश्न तक यहाँ पे लिखा है। इस 15 प्रश्न का भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से था। तो सबसे पहले इतिहास का सिलेबस जानना जरूरी है। देखिए, तो इतिहास कैसे पढ़े, तो पहला मतलब बात आप ध्यान रखिएगा, ये पीसीएस है। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि इतिहास को पढ़ना नहीं चाहते और कुछ लोग इतिहास को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आपको हिस्टोरियन अर्थात इतिहासकार नहीं बनना है, इतिहासकार नहीं बनना है। आपको बेसिक नॉलेज रखना है इतिहास का। अब बेसिक मतलब बहुत ही बेसिक नहीं, एक होता है कॉन्सेप्ट, जैसे होता है ना कॉन्सेप्ट समझ के साथ क्रमवार आप इतिहास को लिख सकते हैं, क्रमवार इतिहास को आप समझ सकते हैं, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको इतिहासकार नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतना ही है जितना से आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, इतिहास ही नहीं पढ़ना है। पॉलिटी है, लोक प्रशासन है, गुड गवर्नेंस है, इकोनॉमिक्स है, मिसलेनियस है, करंट अफेयर्स है, फिर आपका उधर जाइएगा तो झारखंड है। तो बहुत सारा मतलब पढ़ना है। तो इतिहास देखिए, तो ध्यान रखिएगा इतिहासकार नहीं बनना है। इसके बाद पॉइंट वाइज उत्तर। अब पॉइंट वाइज उत्तर क्या होगा, यहाँ पे पीटी और मेंस हम दोनों का भी चर्चा करेंगे। जब आप अभी पढ़ेंगे इतिहास, जब पढ़ेंगे तो क्या करना होगा, एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट के साथ मतलब कहने का मतलब है एक समझ विकसित करने के साथ, क्योंकि जेपीएससी में आपका पीटी के बाद क्या होगा, मेंस होगा। बहुत सारा एग्जाम जो मैट्रिक लेवल है, इंटर लेवल है या तो ग्रेजुएशन लेवल, जैसे आपका झारखंड सचिवालय जो सीजीएल है, वो सब आपका क्या है, 1 डे एग्जाम है। तो 1 डे एग्जाम में आप डायरेक्ट पॉइंट याद कर सकते हैं, कोई भी बुक से ऑनलाइनर पॉइंट याद कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, क्योंकि आपको मेंस में नहीं लिखना होता है, लेकिन जेपीएससी में क्या होगा कि आप पॉइंट याद करके नहीं लिख पाइएगा, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। लेकिन कोई भी जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। कहानी में, कोई भी चीज़ में, आखिर किसी वंश का पतन हुआ तो उसका क्या कारण था, क्रमवार कौन कौन से कारण थे। तो जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप रहेगा किसी भी मतलब विषय में, तो फिर आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट वाइज लिखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना ही होगा, चाहे वह प्राचीन भारत का हो, चाहे मध्यकालीन भारत का हो, चाहे आधुनिक भारत का हो। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नोट्स से तैयारी। नोट्स से तैयारी कैसे करना है, तो नोट्स से क्या होता है, नोट्स से केवल लोग संक्षिप्त लिखते हैं। आज संक्षिप्त जब लिखेंगे तो उसका पॉइंट वाइज हो गया। तो नोट्स से पीटी हो सकता है, मेंस नहीं। मेंस के लिए एक ही उपाय है, आप किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या करें, डेवलप करें। जैसे मुगल प्रशासन था तो कैसा था, समझे, मुगल प्रशासन था तो कैसा था, गुप्त साम्राज्य था तो वहाँ का समाज कैसा था, धर्म क्या था, कला क्या था, तरह तरह की जो भी वहाँ पे विशेषताएं होगा, सब कुछ मतलब बढ़िया से पढ़ना होगा। इसके बाद देखिएगा प्रकृति। प्रकृति क्या है, जो क्वेश्चन का जो नेचर है, प्रकृति है, प्रत्येक बार कुछ ना कुछ चेंज होता है। देखिएगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन में अपडेट कर दिया जाता है, टॉपिक वही है, प्रश्न वही है, पूछने का तरीका अलग है। जैसे हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है, कि छठा जेपीएससी में कैसा पूछा गया और इस बार कैसा पूछा गया, मतलब जो 7 to 10th है और 11th जेपीएससी में कैसा पूछा जाएगा इतिहास का क्वेश्चन। तो हल्का बहुत पैटर्न चेंज करता है। तो यही हो गया कि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो पैटर्न जो है, क्वेश्चन का प्रकृति जो है, किसी भी तरह का चेंज करे आप आसानी से उसे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे।
इसके बाद देखिए, जब आप पढ़ लेंगे तो इसके साथ बच जाता है आपका यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस और अदर पीसीएस। तो जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, खास करके देखिएगा अदर स्टेट पीसीएस का और आपका बीपीएससी और यूपीपीसीएस ज़्यादा, ठीक है। तो अदर स्टेट पीसीएस जो है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में देखिए इतिहास का क्वेश्चन कैसा पूछा है। याद रखिएगा 50% क्वेश्चन जो है सो डायरेक्ट उठा के दे दिया जाता है। थोड़ा बहुत उसको बुझाया, सेटर को बुझाया तो पैटर्न चेंज कर दिया, या तो फिर डायरेक्ट उठाकर दे दिया जाता है। और यूपीएससी जो है सब स्टेट पीसीएस की तुलना में थोड़ा सा अलग है। तो यूपीएससी का सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। इतिहास में जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ कुटिंग क्वेश्चन है, कुछ वंश है, कुछ सम्राट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन उससे सेलेक्ट नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और पीसीएस लायक का क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। तो याद रखिएगा बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट जो पीसीएस होता है वो इतिहास में जो प्रश्न पूछा गया है उसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद इतना करने के बाद भी यहाँ पे देख आपका इतिहास में कितना है, 15% रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 15 में 15 सॉल्व कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है जो एक सेटर के अलावा किसी को पता नहीं होता। आप लाख इतिहास का किताब चेंज करके पढ़ते रहिए, 15 में 15 सॉल्व करना मतलब आसान नहीं है। 80%, 90%, 12-13 अगर आप सही कर लेते हैं तो समझिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो कभी 100% लाने के लिए किसी विशेष विषय को स्ट्रॉन्ग ना करें, क्योंकि एक विषय को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आपका क्या हो जाएगा, दूसरा कमज़ोर पड़ जाएगा। और पीसीएस है मतलब हर सब्जेक्ट में आपको अपना जो बैलेंस है वो बरकरार रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ स्पेशल बिंदु चर्चा किए। तो प्राचीन भारत से 5 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से 5 प्रश्न और आधुनिक भारत से 5 प्रश्न। तो प्राचीन भारत हम आपको क्या बताएं कि इतिहास जब आप पढ़ेंगे हम सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो क्रमवाइज से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपका आएगा प्रागैतिहासिक काल। आप देखते हैं इतिहास को समझने के लिए 3 भागों में लोग बांटते हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आतऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस समय कोई लिखित साक्ष्य था ही नहीं। तो सबसे पहले आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। उसमें से प्रागैतिहासिक काल में आपको क्या पढ़ना है, जब लिखित साक्ष्य था ही नहीं, इसमें आपको पढ़ना है पाषाण काल। और पाषाण काल आपको पता है कि 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। जब आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद आपको चलना है आदिऐतिहासिक काल में, जहाँ लिखा हुआ साक्ष्य मिला लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका, और वो आपका है हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का 3 नाम यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है कैसा सभ्यता था, आदिऐतिहासिक था, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ चीज़ मिला पढ़ नहीं पाया गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल क्या हो गया, जहाँ पे आपको लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त है, और वो आपका है वैदिक काल। वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के ग्रंथ का रचना हुआ है। तो इस तरह से जब क्रम वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता आपका अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे, डेट जो है ये 2450 ईसा पूर्व से लेके 1750 तक इसका चलता है टाइम पीरियड। 2450 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। जब यहाँ हम लोग सब कुछ डिटेल चर्चा कर लेंगे तब चर्चा करेंगे क्वेश्चन का कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद वैदिक काल। जैसे ही अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, तो पतन कैसे हुआ, पतन होने का सबसे बड़ा कारण था बाढ़। इसमें हालांकि एक मूवी भी आया मोहनजोदाड़ो, अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो जैसे बाढ़ आया तो सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हो गया, पतन हो गया। लेकिन केवल एक बाढ़ ही कारण नहीं था। अब यही क्वेश्चन मेंस में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का क्या कारण था। तो पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब जितने भी पॉइंट है सब कुछ समझना पड़ेगा। वहाँ के स्थल के बारे में, वहाँ की विशेषता के बारे में जो कुछ भी है सब समझना पड़ेगा, और फिर पतन का विभिन्न कारणों को समझना पड़ेगा। तब जब आप विभिन्न कारणों को समझेंगे तो उसी को पॉइंट वाइज आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हालांकि मेंस का मेरा अलग वीडियो आएगा, बहुत ही सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी जब 1750 तक ये विनाश हो जाता है, उसके कुछ दिनों के बाद, लगभग 100 साल के बाद, ठीक है, वैदिक काल का उदय होता है, वैदिक सभ्यता का उदय होता है। और ये वैदिक सभ्यता आपका कितना चलता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखिएगा,
एकदम बिल्कुल क्रम से याद रखिएगा। जब इतिहास में आपको क्रम याद हो जाएगा ना कि इसके इतना तक ये चला, इसके बाद ये चला, तो समझिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। इतिहासकार नहीं बनना है, बस एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना है कि इसके बाद ऐसा हुआ था। तो आप देखिए कि 2450 से 1750 तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता चला। इसके बाद 1500 से आपका 600 ईसा पूर्व तक चलेगा वैदिक सभ्यता। तो सभ्यता में जब 1500 से 600 आप वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट देते हैं। एक आपका हो गया ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को ही लोग कहते हैं पूर्व वैदिक काल, ठीक है, और एक आपका हो जाए उत्तर वैदिक काल। तो एक ही सभ्यता को दो भागों में बांट के पढ़ने का क्या कारण है, तो ध्यान दीजिएगा 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहा का आविष्कार हुआ। और जैसे ही आप जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ नया चीज़ का आविष्कार होता है तो लोगों के जीवन शैली में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। अभी के समय जैसे सोशल मीडिया है, मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो लोगों के जीवन में तरह तरह के बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रहा है। तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है सो लोहा का खोज हो जाता है, और लोहा का खोज हो जाता है तो उसके बाद जो सभ्यता है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये उत्तर वैदिक काल है। तो इसके पहले पूर्व वैदिक काल में वहाँ का स्थिति कैसा था और उत्तर वैदिक काल में वहाँ का स्थिति कैसा था। हालांकि यहाँ उतना डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, किसी एक बिंदु पर अगर चर्चा करेंगे, समझिए कि इतिहास आप पढ़ रहे हैं, यहाँ समझना है। चलिए अब 600 ईसा पूर्व तक देखिएगा, वैदिक काल का जब अंत हो रहा था उत्तर वैदिक काल में, तो बहुत ज़्यादा कर्मकांड बढ़ने लगा। जो बलि होता है, तरह तरह का बहुत सारा कांड होने लगा, और उसी समय अलग अलग धर्म का भी उदय होता है। एक समय ये पैरेलल है, महाजन पद, और जैसे कि वैदिक सभ्यता का अंत होगा तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण भारत जो है सो 16 महाजन पदों में बटा था। इसका दो बुक भी है, एक अंगुत्तर निकाय है और एक आपका भगवती सूत्र है। अंगुत्तर निकाय जो है वो आपका बौद्ध धर्म का किताब है, और भगवती सूत्र जो है ये आपका जैन धर्म का किताब है। और दोनों ही ग्रंथ में ये बताया गया है कि भारत जो है 16 महाजन पदों में बटा था। तो जिस समय 16 महाजन पद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आप देख सकते हैं 600 के आसपास, ठीक है। तो जब महाजन पद चल रहा था, 16 राज्यों में बटा था भारत, उसी समय दो धर्म का उदय हुआ, एक आपका बौद्ध धर्म और एक आपका जैन धर्म। धर्म का उदय होने का मुख्य कारण था वैदिक सभ्यता में बलि का जो था बहुत ज़्यादा हो रहा था, कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे में देखते होंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में एक अहिंसा को बहुत प्राथमिकता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जब महाजन पद 16 था तो 16 महाजन पद डेवलप नहीं हो पाए, उसमें से एक महाजन पद बहुत ही प्रचलित हुआ। वहाँ पे विभिन्न सारे वंश आए, जिस महाजन पद का नाम है मगध। 16 महाजन पद जो है उसमें से एक महाजन पद आपका है मगध, और ये कहाँ पर था, बिहार का इलाका में था, ठीक है। बिहार जो पटना इलाका था, पटना कुछ आप उसका साउथ ले लीजिए, कुछ झारखंड में आ जाएगा। जैसे अंग 16 महाजन पद जो यंग था तो उसमें झारखंड भी शामिल हो जाएगा। तो मगध विशेष करके पटना था। तो मगध का उत्कर्ष 16 महाजन पद में मगध जो है सो इसका साम्राज्य थोड़ा बड़ा हो गया, और यहाँ पे विभिन्न शासक जैसे कि हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। तो इस तरह से अलग अलग वंश आया और यहाँ पे शासन किया मगध में। तो मगध के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और जिसमें मगध में चल रहा था नंद वंश, ध्यान दीजिएगा, मगध में सबसे पहले आता है हर्यक वंश, हर्यक वंश का शिशुनाग, फिर नंद वंश। तो जिसमें नंद वंश चल रहा था उसी समय विदेशियों का आक्रमण हो जाता है। अब विदेशी में देखिए आपका दो आक्रमण होता है, एक होता है ईरानी आक्रमण और एक होता है यूनानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रमण उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है मेंस की दृष्टि से, लेकिन ये जो आपका यूनानी आक्रमण है जिसमें से सिकंदर ने आक्रमण किया था, जिसमें नंदवंश का शासन था उसमें किसने किया, सिकंदर ने किया। तो लगातार क्रम वाइज आप पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ, इसके बाद नंद वंश के बाद आपका आ जाता है मौर्य वंश, ठीक है। नंद वंश के बाद आपका क्या आता है, मौर्य वंश। अब मौर्य वंश में 3 शासक होता है, जिसमें से सम्राट अशोक सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। तो यहाँ पे मौर्य वंश देखिएगा कितना सवाल पूछा है, पहले आप देख लीजिए सिलेबस में क्या पढ़ना है इतिहास में, फिर हम सारा प्रश्न का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मौर्य वंश आता है, और ठीक ही जैसे ही अब यहाँ तक देखिए, आप यहाँ पहुँच गए 185 ईसा पूर्व। स्टार्टिंग हम कहाँ से किए थे, 2450 से, और कहाँ तक पहुँच गए, 185 ईसा पूर्व, मतलब मौर्य वंश का एंडिंग तक पहुँच गए। अब हर में डेट नहीं बता रहे, आपको यहाँ पर मतलब क्रम समझ लेना है। तो जैसे ही मौर्य वंश का अंत होता है तो मौर्योत्तर काल आता है। अब मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य वंश के बाद का काल, तो उसमें से जो वंश आएगा वो आपका आता है ब्राह्मण काल, जिससे आपका पुष्यभूति के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ब्राह्मण साम्राज्य आता है, और ब्राह्मण साम्राज्य के बाद फिर से आप आक्रमण पढ़ेंगे विदेशियों का, जिसमें से हिंद यूनानी है, शक है, पहलव है और कुषाण है। कुषाण से भी मेंस में आपका सवाल रहेगा, कुषाण से भी मेंस में रहेगा, कनिष्क के बारे में पूछा जाएगा तो मेंस का वीडियो आएगा, देखिएगा। इसके बाद यहाँ तक जब समाप्त हो जाता है, कुषाण वंश के बाद समाप्त होता है, तो कुछ समय तक
खाली रहता, समझिए कोई साम्राज्य का उदय नहीं होता और पुनः एक साम्राज्य का उदय होता है, वो है आपका गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य में आप देखें विभिन्न सारे शासक आएंगे, चंद्रगुप्त आएगा, समुद्रगुप्त आएगा, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य बहुत ही मतलब एक कह दीजिए स्मार्ट टॉपिक है क्वेश्चन। एक आपका गुप्त साम्राज्य हो गया, एक आपका मौर्य साम्राज्य हो गया, ये सब टॉपिक से जो है सो मेंस में क्वेश्चन बनता है लिखने वाला। तो जब हम लोग इसको समझेंगे पढ़ेंगे, ये जो गुप्त काल है इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। आखिर स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जब गुप्त साम्राज्य का समाप्ति होगा तो उसी समय पंजाब के बगल में आप देखेंगे वर्धन वंश का क्या होता है, उदय होता है, जिसको लोग वर्धन वंश कहेंगे या तो पुष्यभूति वंश कहेंगे। इसमें भी 3 शासक होता है, जिसमें से सबसे फेमस होता है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के कारण इस वंश का नाम पड़ा था वर्धन वंश। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर्षवर्धन बहुत ही प्रचलित रहा है प्राचीन भारत में, एक मतलब कह दीजिए कि प्रसिद्ध सम्राट था। इसके बाद यहाँ तक तो आपका समाप्त हो जाएगा प्राचीन भारत, हर्षवर्धन तक। अब ये जितना भी आप देख रहे थे एक तरह से नॉर्थ इंडिया था, जितना भी आप देख रहे थे, जब हम आपको पढ़ाएंगे सारा कुछ मैप से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए ये जितना कुछ देख रहे थे सारा कुछ नॉर्थ इंडिया में था। इसके बाद हर्षवर्धन के बाद हर्षवर्धन चलता है साउथ इंडिया जीतने के लिए। हर्षवर्धन अपना मतलब विस्तार के लिए कहाँ पे जाता है, दक्षिण भारत जाता है। और वो जब दक्षिण भारत जाता है तो उसी क्रम में दक्षिण में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सिलेबस में, संगम वंश, जिससे चेर, चोल और पांडे पढ़ना है। चेर, चोल और पांडे, संगम वंश से भी यहाँ पे सवाल था, ठीक है। इसके बाद अन्य वंश है, अन्य वंश में आपका चालुक्य वंश हो गया, कल्याणी वंश हो गया, फिर राष्ट्रकूट हो गया, चोल वंश हो गया, ये सब दक्षिण भारत के कुछ वंश हैं। तो इतना टॉपिक आपको क्या करना है, प्राचीन भारत में पढ़ना है। जब प्राचीन भारत हो जाएगा तो इसके बाद आपको जाना है मध्यकालीन भारत में। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, 712 से, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। यानी कि प्राचीन भारत की आप कह लीजिए, अगर इधर प्रागैतिहासिक काल छोड़ देते हैं क्योंकि उधर लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं था, तो सिंधु घाटी सभ्यता से अगर आप लेते हैं तो 2450 से लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा दक्षिण भारत का वंश तक या तो फिर हर्षवर्धन तक। इसके बाद मध्यकालीन भारत में आपको प्रवेश करना है। तो मध्यकालीन भारत 712 में सबसे पहला जो टॉपिक होता है वह होता है मुस्लिम आक्रमणकारी, यानी कि भारत पर अरबों का आक्रमण। बहुत ऐसा मतलब स्टोरी है, ऐसा कहानी है कि कहीं भी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम जो बता रहे थे कि ऐसा पढ़ना है कि क्या हो जाएगा, समझ आपका विकसित हो जाएगा, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आप आसानी से मेंस भी लिख पाएंगे। तो 712 में मुस्लिमों का सफल आक्रमण इंडिया पर हो जाता है। मुस्लिम कह दीजिए या फिर आप मोहम्मद बिन कासिम कह सकते हैं या अरबों का आक्रमण कर सकते हैं। और उसी का देखा से कि आप देखते हैं फिर बाद में गजनवी आक्रमण करता है, गोरी आक्रमण करता है, लेकिन सबका उद्देश्य अलग होता है। तो यही सब हम लोग को समझ के साथ पढ़ना है। अब गजनवी जब आक्रमण किया तो गजनवी का एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा धन लूटना। एक तरह से इस्लाम का प्रचार करना भी था, लेकिन ज़्यादा उद्देश्य क्या था, धन लूटना था। लेकिन जब गोरी आया, उसके बाद जब गोरी आया तो उसका उद्देश्य क्या था कि अपना साम्राज्य स्थापित करना, भारत के क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित करना। तो ये सब जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो पीटी में 15 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, बिना कॉन्सेप्ट का सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि गोरी भी आक्रमण किया, गजनवी भी आक्रमण किया, दोनों का उद्देश्य क्या था, अलग अलग था, ठीक है। तो जब इसका आक्रमण हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे जब गोरी गजनवी मतलब मुस्लिमों का आक्रमण होता है इंडिया में, उसमें भारत के विभिन्न क्षेत्र में राजपूत थे। तो राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे, पर ये प्रतिहार पढ़ेंगे, सोलंकी पढ़ेंगे, परमार वंश पढ़ेंगे। तो मुस्लिम का जिस समय आक्रमण हो रहा था उसमें भारत के विभिन्न क्षेत्र में क्या थे, राजपूत वंश थे। अब इसके बाद ये 2 टॉपिक हो गया मध्यकालीन भारत में। तीसरा टॉपिक आपका आता है संतलत काल। संतलत काल में आप देखेंगे आपको 5 वंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। जब ये 5 वंश चलता है, इसी में से आप देखेंगे कि गोरी का ही एक गुलाम था। गोरी का उद्देश्य क्या था, भारत में साम्राज्य स्थापित करना। तो गोरी जो अपना जीता हुआ प्रदेश था अपना किसी को दे के चला जाता है, जिसका नाम रहता है ऐबक, और ऐबक जो है यहाँ पे गुलाम वंश का स्थापना करता है। तो गुलाम वंश का नाम पड़ने का कारण है कि ऐबक जो है गोरी का गुलाम था और गोरी भी किसी का गुलाम था। जब स्टोरी बताएंगे तो बताएंगे, गोरी भी किसी का गुलाम था। अब ऐबक के बाद इल्तुतमिश आएगा, तो इल्तुतमिश जो है सो ऐबक का गुलाम है। उसके बाद बलबन आएगा तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, गुलाम वंश। तो जो भी कहानी है हम लोग कहानी को अलग जब क्रम वाइज पढ़ेंगे तब बताएंगे।
तो सल्तनत काल आ जाएगा, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब इसी क्रम में देखिएगा, लोधी वंश का जो अंतिम शासक आपका आएगा इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी से जब यहाँ के उस क्षेत्र के, दिल्ली क्षेत्र के जो लोग परेशान थे, उसमें से खास करके उसका चाचा जो आलम खान थे, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है और बाबर भारत में आता है और लोधी वंश का एक तरह से अंत करता है और भारत में मुगल वंश का स्थापना करता है। अब मुगल वंश में आप जानते हैं 15-16 सम्राट आया, जिसमें प्रमुख जो है सो औरंगजेब तक है। सबसे पहले आपका बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। औरंगजेब के बाद ये मुगल वंश का भी पतन होने लगता है। तो इस तरह से क्रम से पढ़ना है। अब देखिएगा, जब आप सल्तनत काल पढ़ेंगे तो बीच में 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेंस में भी सवाल रहेगा और पीटी में भी सवाल है, पीटी में भी सवाल है, ठीक है। क्या है? एक है आपका विजयनगर साम्राज्य और एक है बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का कैसे उदय हुआ, उसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक था, आप देख रहे हैं तुगलक वंश, ठीक है। तो जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक था, उसी समय विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। तो विजयनगर में आपको कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ना पड़ेगा और कृष्णदेव राय जो बहुत ही फेमस क्या थे, सम्राट थे। विजयनगर में आपका 4 वंश पढ़ना होगा, जिसमें से तीसरा वंश जो आता है, सबसे पहले संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश। तो तुलु वंश में जो कृष्णदेव राय आता है, वहाँ से भी मेंस में सवाल उठता है और यहाँ भी पूछा गया है। तो जब आप क्रम वाइज सिलेबस देखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। दरअसल मध्यकालीन भारत में इतना ज़्यादा कुरीतियाँ बढ़ गया था, वो हिंदुओं में भी और मुस्लिमों में भी। जब दोनों में कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें सुधार के लिए, जैसे हमारा हिंदू हो गया, तो हिंदू में जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उसको सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, वो आंदोलन था भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन से भी यहाँ पर क्या है, सवाल है। और मुस्लिमों में जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास था, उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, वो आपका क्या था, सूफी आंदोलन। तो इस प्रकार से आप क्या देखें, मध्यकालीन भारत का देखिए कि मध्यकालीन भारत में आपको इतना पढ़ना है। इसके बाद आपका आ जाता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत कहने का मतलब है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, फिर या अंग्रेज हो, जो भी हो। तो जब यूरोपीय कंपनी इंडिया में आए तो सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। व्यापार करना उद्देश्य था, लेकिन आप देखिए व्यापार के क्रम में विभिन्न प्रकार के संघर्ष किए, वो सब आपसी, यूरोपीय कंपनी जितना थे आपस में संघर्ष किए। भारत में जो बंगाल का नवाब था, जो मैसूर का था, जो पंजाब के क्षेत्र में थे, हर क्षेत्र के राजाओं से संघर्ष किए और धीरे धीरे कह सकते हैं कि अपना साम्राज्य स्थापित किए। तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही अंग्रेज़ों का शासन। और जब बंगाल में आए तो बंगाल में 2 युद्ध बहुत ही प्रचलित है, एक आपका प्लासी का युद्ध है, एक बक्सर का है। प्लासी में अंग्रेज़ों का प्लासी का युद्ध में अंग्रेज़ों का भारत में आंशिक प्रवेश हो जाता है और बक्सर के युद्ध में कह दीजिए कि भारत तो गुलाम ही हो जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि के माध्यम से भारत का जो दीवानी अधिकार है वो अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे हम स्टोरी नहीं बता रहे, क्रम बता रहे कि अंग्रेज आता है, विभिन्न क्षेत्र से संघर्ष करता है और आपस में भी करता है। जैसे कि फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, तो आपस में भी वो लड़ता है। जैसे कि वेदरा का युद्ध किया, तो वेदरा का युद्ध करने के बाद क्या हुआ, जो नीदरलैंड के लोग आए थे अंग्रेज़ों से हार गए, बोरिया बिस्तर बांध के चला गया। उसी प्रकार से जब वांडीवास का युद्ध पड़िएगा तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी के हुआ और फ्रांसीसी बोरिया बिस्तर बांधा और यहाँ से चला गया। पुर्तगाली गोवा में रहे थे, गोवा में बसे थे। तो कहानी के माध्यम से समझेंगे किस तरह से अंग्रेज़ों ने सत्ता स्थापित किया। इसके बाद अलग अलग क्षेत्र गए और भारत क्या हुआ, गुलाम हुआ। इसके बाद कुल पढ़ना है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य अर्थात शिवाजी के बारे में। इसके बाद एक टॉपिक आएगा भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था में एक आपका रैयतवाड़ी हो गया, महालवाड़ी हो गया, अस्थाई बंदोबस्त हो गया। ये 3 जो भू राजस्व, जो लगान लेने का जो सिस्टम था, बहुत ही कह दीजिए दर्दनाक था। किसानों के साथ या जो भूमि के मालिक थे उसके साथ एक तरह से दुर्व्यवहार, या तो बहुत ऋणी में चला गया, उसका ज़मीन नीलाम हो गया, ऐसा व्यवस्था था। और इससे भी सवाल पूछा गया है कि भू राजस्व व्यवस्था से भी पीटी में सवाल पूछा गया है, तो लोग देखेंगे अभी। भू राजस्व व्यवस्था के साथ जब बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा यहाँ के लोगों पर, किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, जब शोषण होने लगा तब आपके जीवन में जब बहुत ज़्यादा शोषण होता है, तरह तरह का मतलब आपके साथ घटना घटता है, तो आप में बदलाव लाने का एक चेष्टा आता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्रांति। क्रांति मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाना। तो हमारे देश में क्या हुआ, 1857 की क्रांति। लेकिन 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण आप पढ़े होंगे कि गाय या जो सुअर का था उसका चर्बी था, उसका कारतूस था, ये तत्कालिक कारण था। लेकिन मुख्य कारण था एक लंबे समय से अंग्रेज़ों का जो शोषणकारी नीति था। अब 1857 की क्रांति जब हुआ
तो क्रांति का कारण क्या हुआ? क्रांति असफल हुआ। असफल का कारण क्या? तरह तरह के थे, शिक्षित लोगों ने साथ नहीं दिया, जो बड़े वर्ग थे, महाजन वर्ग थे, उसने साथ नहीं दिया, और ख़ास करके राष्ट्र की एकता की कमी था। एकता की कमी मतलब जो कुछ भी अलग अलग क्षेत्र से जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, चाहे वो झांसी की रानी हो, कुंवर सिंह हो, या फिर हजरत महल हो, बेगम महल हो, कोई भी हो, नाना साहब हो, सब कोई अपने स्वार्थ के लिए तरह से क्या किए? नेतृत्व कर रहे थे अपने क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए लड़ाई नहीं हो रहा था। तो एकता की कमी था, बहुत सारा कारण था कि जो 1857 की क्रांति क्या हुआ, मतलब पतन की ओर चला गया, सफल नहीं हो पाया। इसके बाद जनजातीय और किसान आंदोलन, जब यहाँ के जनजाति पर, किसान पर शोषण किया गया तो बहुत सारा आंदोलन हुआ। उसमें से आप तेभागा पढ़े होंगे, चंपारण पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो हम इसको एक क्रम से पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो जाता है, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को। तो कांग्रेस का स्थापना यहाँ के लोगों ने नहीं किया, यह कह दीजिए कि अंग्रेज अपना पाँव में कुल्हाड़ी खुद मारा। कैसे? उन्होंने ही एक पार्टी का गठन किया, अंग्रेज़ों ने ही गठन किया, ताकि यहाँ के जो लोग हैं एक मांग जो है बार बार अंग्रेज़ों से अलग अलग नहीं, एक समग्र मांग कर सके। लेकिन यह पार्टी इतना भव्य रूप से उभर चुका कि जिस पार्टी ने ही भारत से अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ दिया। तो राष्ट्र कांग्रेस का इतिहास पढ़ना होगा। इसके बाद गवर्नर जनरल और वाइसराय। 10 पश्चात हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें से ब्रह्मा समाज है, आदि ब्रह्मा समाज है, ये सब पढ़ना है आपको। और गांधी युग से तो मेंस में सवाल फिक्स रहता है, तो ये संपूर्ण इतिहास का है, पीटी कह दीजिए, मेंस कह दीजिए। मेंस का जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रयास करवाएंगे, ये क्वेश्चन ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो गांधी युग पढ़ना है। और गांधी युग के बाद, गांधी युग में इसमें गांधी जी का क्या योगदान था, कौन कौन से आंदोलन चलाए, क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़। इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष से बहुत सारा पत्र पत्रिकाएं मतलब प्रकाशित हुआ, इस पर भी मतलब थोड़ा बहुत लास्ट में देख लेंगे। तो ये आप क्या था सिलेबस था कि प्राचीन भारत में ये पढ़ना है आपको, मध्यकालीन में ये पढ़ना है और आधुनिक में पढ़ना है। इस तरह से सिलेबस जब हम लोग जान लेते हैं, अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो जेपीएससी में 15 प्रश्न इतिहास से है, 5 आपका प्राचीन से है, 5 मध्यकालीन से और 5 आधुनिक से। तो हम लोग ये 15 प्रश्न देखेंगे, कहाँ से है सो देखेंगे। क्या सिलेबस के अनुसार से अगर हम पढ़ते हैं, कहने का मतलब है सिलेबस के अनुसार से पढ़ते हैं तो क्या 100% नहीं तो 80% 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। देखिए पहला सवाल पूछा है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट, आपको पता होना चाहिए कि पेशावर पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान का मतलब साइड है, तो पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। अब जब सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश, आपको हम क्या बताए थे कि मौर्य वंश में 3 शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। सबसे फेमस अशोक था, क्योंकि उसका जीवनी जब पढ़िएगा कि स्टार्टिंग में तो कलिंग का युद्ध जब 261 ईसा पूर्व में हुआ, तो कलिंग का युद्ध में 1,00,000 1,50,000 लोगों का मृत्यु हुआ, चारों तरफ खून ही खून हुआ। उसके बाद जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, लोगों की जो सेवा करने लगे, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सम्राट अशोक बहुत ही मतलब प्रसिद्ध सम्राट थे। अब यहाँ से पूछा है कि उसका शिलालेख, तब लास्ट में वो समाज सेवा में लग गए, पत्थरों में लिखवाने लगे, तो पत्थर में लिखवाना को क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। अब उसका 4 शिलालेख मिला, ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी। अब यहाँ पूछा गया था कि पेशावर से कौन सा मतलब शिलालेख पाया गया था, तो पेशावर से कौन था शिलालेख था, अरमाइक था। अब लोग जब वीडियो पढ़ेंगे तो इसको छाप के आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अरमाइक कहाँ था। आपको जैसे पता होगा ब्राह्मी लिपि कहाँ था, भारत में था। ब्राह्मी लिपि का जो भी उसका शिलालेख पाया गया वो भारत में पाया गया है। और ये जो खरोष्टी है भारत के जस्ट बगल में, ठीक है, आपका पश्चिम साइड में, तो इस बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिएगा चारवाक दार्शनिक प्रणाली, ये आपका वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन है। चारवाक दर्शन प्रणाली, इसमें से आप देखिएगा दर्शन शास्त्र क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में जानकारी देना, जैसे कि आपका न्याय हो गया, कर्म मीमांसा हो गया। तो यहाँ पे 4-5 जो दर्शन बहुत ही फेमस था वैदिक काल में, तो एक था चारवाक दर्शन प्रणाली। इसका अन्य नाम क्या है वो पूछा था, तो चारवाक का ही एक अन्य नाम है लोकायत। इसके बाद सातवाहन, वाकटक और चालुक्य, ये क्वेश्चन था। इसको आपको क्रम में सजाना था कि पहले कौन सा वंश आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। आप बोलिए इसको रटिएगा तो कभी याद नहीं होगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़िएगा। यहाँ पे आपका था चालुक्य वंश और सातवाहन आपका कहाँ था, गुप्त वंश से जस्ट पहले। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़िएगा, इसको रट के नहीं मतलब बना पाइएगा। तो इसको आपको क्या करना था, सजाना था। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन है, देख लीजिए जितना भी देखते हैं एक भी सिलेबस से बाहर नहीं लग रहा है। अब कहता है कि पूर्वी भारत में रोमन व्यापारिक बंदरगाह,
रोमन व्यापारिक बंदरगाह सब मेरे काल में अलग था, ठीक है। और जिसमें रोमन से व्यापार चल रहा था उस समय एक ही बंदरगाह फेमस था और वो आपका था अरिकमेडु। तो जब लोग पढ़ेंगे इसको तो अरिकमेडु को भी आपको नक्शा में दिखाएंगे कि कहाँ पर था अरिकमेडु। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए गोंडवाहों की रचना किसने किया? जिस तरह से राजतरंगिणी किताब है, प्राचीन भारत में पढ़े होंगे, राजतरंगिणी एक किताब है जो कि कलहन ने लिखा, तो उसी प्रकार से गोंडवाहों एक किताब है जो वाकपति ने लिखा है। सेम उसी प्रकार से पैटर्न चेंज कर दिया था कि कलहन ने जिस तरह से राजतरंगिणी लिखा है उसी प्रकार से गोंडवाहों की रचना किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाकपति हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक जो देख रहे हैं आपका प्राचीन भारत का सवाल आ रहा है, ठीक है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। शैव संत मतलब शंकर भगवान को, शंकर भगवान के मानने वाले संत ने जो लेखन का कार्य किया, जो लेखन का संग्रह है, उसको पांचवा वेद भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन शैव संतों ने जो ग्रंथ का रचना किया उसको पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। उस वेद का नाम क्या है? तो उस वेद का नाम था आपका तोल्काप्पियम। अब ये सवाल कहाँ से है? हम आपको सारा दिखा दे रहे हैं। ये सवाल कहाँ से? ये सवाल जो था आपका संगम साहित्य से था। संगम साहित्य में आप देखेंगे 3 आदमी को पढ़ेंगे, चेर, चोल और पांडे। तो संगम का मतलब क्या? एक संगम सभा होता था और उस सभा में बहुत सारे लोग मतलब संत लोग मिल के साहित्य ग्रंथ की रचना करते थे। इसी को लोग कहते हैं संगम, साहित्य संगम का। तो ये जो तोल्काप्पियम आप देख रहे हैं, शैव संतों ने इसका रचना किया था। इसके बाद देख सकते हैं अब जो चला गया क्वेश्चन जो है मध्यकालीन भारत में हरिहर और बुक्का ने कौन सा वंश का स्थापना किया? देखिए जिस समय मध्यकालीन भारत में तुगलक वंश चल रहा था, मुहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सम्राट, जब वो मरता है तो ऐसा कहा गया कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिला और प्रजा को राजा से। तो मुहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था? उदय हुआ था। अब विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आया था। सबसे पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर अरावली वंश। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है किससे? तुलु वंश से, जहाँ पे आपका कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ना है। लेकिन पहला वंश संगम वंश था और संगम वंश का स्थापना दोनों भाई ने किया था, हरिहर और बुक्का ने। तो इसका क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मध्यकालीन भारत का बहुत ही मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, खास करके ग्रुप डी लेवल में क्वेश्चन पूछते रहता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ पे है। इसके बाद देखिए मध्यकालीन की सरकार एक समग्र संरचना थी। अब ये क्वेश्चन कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, सेट ये नहीं है, समझना है क्वेश्चन। मध्यकालीन की सरकार एक समग्र संरचना थी, तो मध्यकालीन में कैसा सरकार था? समग्र मिला होगा। अब देखिएगा मध्यकालीन भारत, इसको बढ़ते हैं तो इसमें क्या था? देखिए मुस्लिम भी था, ठीक है, राजपूत थे, फिर मुस्लिम थे। जो ये यहाँ पे बाबर देखिए तुर्क प्रदेश से आया था, तो यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, राजपूत एक कॉम्बाइंड सरकार था, सबका सरकार रहा है। तो यहाँ पे जिसका ऑप्शन जो था, ऑप्शन हम नहीं लिखे, एक संयुक्त सरकार थी, वहाँ पे ऑप्शन आपका रहेगा मुगल का या फिर राजपूतों का, सब मिला हुआ था। इसके बाद जो आपका 10वां क्वेश्चन पूछा गया, विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये सवाल कहाँ से? देखिए ये सवाल आपका है भक्ति आंदोलन से। जिस समय ये मध्यकालीन भारत से, ये आपका हो गया भक्ति आंदोलन। जब हिंदुओं में अंधविश्वास कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा फैल गया था, उस समय विभिन्न सारे संत हुए, रामानुजाचार्य हुए, शंकराचार्य हुए, और उन्होंने अपना मत दिया। तो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत जब हम पढ़ा रहे थे पिछला बार, तो बता दें विशिष्ट व्यक्ति कौन थे? राम थे, स्पेशल व्यक्ति थे, ऐसे पढ़ा रहे थे। तो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था। तो ये सवाल कहाँ से था आपका? ये आपका भक्ति आंदोलन से था। देखिए पूछा था अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू था? तो भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पे आपको पढ़ना था। ये देखिए, और भू राजस्व व्यवस्था में आपको 3 पढ़ना है। भू राजस्व व्यवस्था में आपको 3 पढ़ना है, अस्थाई, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो कहाँ लागू हुआ था और कितना लागू, किसके साथ ये था? किसानों के साथ था कि जमींदारों के साथ था? ये सब जानना है। तो इसका भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो इसका भी आप कमेंट करेंगे। जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ दिए।
इसके बाद देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ले मिंटो, जैसे एक सचिव है, एक गवर्नर है। इसके बाद है मुस्लिम लीग। ये 4 क्वेश्चन था एक ही में, इसको सजाना था क्रमवार से, पहले कौन घटना घटा, पहले उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। तो ये सवाल जो सो आधुनिक भारत से, तो जब आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे तो आपको सब उसका डिटेल्स पता रहेगा कि स्वदेशी आंदोलन क्या था, मुस्लिम लीग क्या था, कब गठन हुआ था, मुस्लिम का मांग क्या था। इसके बाद देखिएगा 13वां सवाल था, शिक्षा आयोग का गठन झारखंड नहीं, भारत में पहला शिक्षा आयोग का गठन कब और किसने किया था। तो पहला शिक्षा आयोग बनाया था लॉर्ड रिपन ने, और कब बनाया था, 1882 में। ये क्वेश्चन आपका है गवर्नर से, कहाँ से, गवर्नर जनरल और वायसराय से है, ठीक है। इसके बाद है प्रांतीय स्वायत्ता, 1935 से सवाल था। और एक सवाल था प्रिंटिंग प्रेस, जो कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस का भारत में शुरुआत कब और किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने किया था और गोवा में किया था। तो इस प्रकार से आप देखें कि एक भी क्वेश्चन आपको नया नहीं, एक क्वेश्चन ये मिला होगा गोंडवाहों की रचना, दरअसल ये मतलब हर किताब में नहीं रहता है। एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, यही है, बाकी बात नॉर्मल, सारा क्वेश्चन नॉर्मल है। आप थोड़ा सा भी बेसिक का मतलब कॉन्सेप्ट के साथ जब पढ़ेंगे तो 100% नहीं तो 90% आप इतिहास में नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इस वीडियो में क्या देखें कि इतिहास को कैसे पढ़ना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।